केशवपुर गांव का रहने वाला कमलेश बहुत ही गरीब किसान था। उसकी पत्नी और 2 बेटियों की जिम्मेदारी उसी पर थी। घर का खर्चा चलाने के लिए वो अपनी छोटी सी जमीन पर खेती किया करता था, लेकिन खेती में उसकी आमदनी कम और लागत ज्यादा लगती थी, जिसके कारण उसका गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। एक रोज उसकी पत्नी कविता कहती है, सुनिए जी, खेती करने से तो कोई फायदा नहीं हो रहा, आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते? कविता, सब्र रखो, सब ठीक होगा। और वैसे भी मुझे खेती के अलावा और कोई काम कहाँ आता है। और तुम देखना, इस बार मैं अपने खेत में गेहूं चावल की जगह फूल गोभी की खेती करूँगा। फूल गोभी की खेती? पर क्यों? अचानक अनाज छोड़कर आप सब्जी की फसल क्यों उगाना चाहते हैं? क्योंकि मंडी में फूल गोभी के भाव बढ़े हुए हैं, इसीलिए फूल गोभी की खेती करना हमारे लिए फायदेमंद होगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है जी। ठीक है, फिर अब से फूल गोभी की खेती करने में मैं भी आपकी मदद करूंगी। कमलेश इस बार अपने खेत में फूल गोभी की खेती करने के लिए गांव के एक सेठ से पैसे उधार लेता है और बहुत मेहनत करके अपने खेत में फूल गोभी की फसल उगाता है। लेकिन फूल गोभी तैयार होने से पहले ही उसमें कीड़े लग जाते हैं और देखते ही देखते सारी फूल गोभी की फसल बर्बाद हो जाती है। अपनी बर्बाद फसल को देखकर कमलेश बहुत दुखी और निराश हो जाता है। हे भगवान, सारी फूल गोभी की फसल बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूं? इसके लिए मैंने इतना कर्जा लिया था, उसे कैसे चुकाऊंगा? मेरी तो सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अजी शांत हो जाइए, अब होने को कौन टाल सकता है? पापा, पापा, आप दुखी मत हो। हाँ पापा, आप दुखी मत हो, घर चलो ना पापा। चंदा और मीना अपने पिता के आंसू पोंछती हैं। रात के समय कमलेश के घर में अन्न का एक दाना नहीं था। इसी तरह कविता अपनी दोनों बेटियों को सुला देती है और कुछ देर में उसकी भी आंख लग जाती है। आधी रात के समय अपनी पत्नी और बेटियों को कमलेश आखिरी बार देखते हुए घर से बाहर निकल गए। रात के अंधेरे में गांव की नदी पर जाकर छलांग लगाते हुए खुद को खत्म कर लेता है। सुबह जब कविता की आंख खुलती है तो कमलेश उसे अपने बिस्तर पर नहीं मिलती। जैसे ही वो घर के बाहर जाती है तो गांव में रहने वाला गुल्लू भागते हुए वहां आता है। कविता भाभी, गांव की नदी के किनारे कमलेश भैया की लाश मिली है। क्या? कविता भागते हुए गांव की नदी के पास पहुंचती है और उसके पीछे उसकी बेटियां भी आती है। कमलेश की लाश को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये आपने क्या किया? अब हमारा क्या होगा? आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते जी। बाबा, बाबा उठो ना बाबा। माँ, पापा ऐसे भीगे हुए क्यों हैं? इन्हें बोलो ना, उठे बाबा। कमलेश के आत्महत्या करने के बाद तो जैसे कविता की दुनिया ही उजड़ गई थी और अपनी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी उसी पर थी। साथ ही कर्जदार भी उसे परेशान करने लगे थे। अब वो अपनी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी और घर का खर्चा चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। समय बीतता है। धीरे धीरे कविता की दोनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं। अपनी माँ की मदद करने के लिए वो अपनी माँ के साथ सेठ के घर पर काम करने लगती है। एक रोज घर की सफाई करते हुए चंदा टीवी देखने लगती है तो सेठानी उसे आकर टोकती है। अरे क्यों री, यहाँ काम करने आई है या टीवी को निहारने? क्यों मेरा फालतू का बिजली का बिल फूक रही है? माफ करना सेठानी जी, टीवी चल रहा था तो बस नजर चली गई। और तू बैठ गई अपना मनोरंजन करने। कविता, अरे ओ कविता। सेठानी के बुलाने पर कविता रसोई से जल्दी ही बाहर आती है तो सेठानी दोनों माँ बेटी को सुनाती है। दोनों सर झुकाए सेठानी की सारी खरी खोटी सुनते हैं पर पलटकर जवाब नहीं देते। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है तो चंदा दरवाजा खोलती है और बाहर सामान लिए सेठानी का बेटा खड़ा था जो शहर से वापस आया था और चंदा को देखते ही उसकी नजर चंदा पर टिक जाती है। जी, आप कौन? किससे मिला है आपको? अरे नास बेटी, ये तेरी छोटी सीट है, चल परे हट।
मेरे लाल कैसा है तू? कितने दिनों बाद शहर से लौटा है? माँ मैं ठीक हूँ, बड़ी प्यास लगी है, पहले पानी पिला दो। हाय हाय निकम्मी, खड़ी क्यों है? जा ठंडा पानी ला। जी सेठानी जी, अभी लाई। चंदा रसोई की ओर जा रही थी, पर तभी पंकज की नजर चंदा को ही घूरती है। शाम को कविता और चंदा अपने घर में लौटते हैं, जहाँ मीना खाना बना रही थी और चूल्हे से उसका हाथ जल जाता है। हे भगवान, जला लिया ना तूने अपना हाथ। चल डॉक्टर के पास। माँ मैं ठीक हूँ, खाना बनाते हुए थोड़ा बहुत तो होता है ये सब। आप चिंता मत करो, ये ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाकर क्यों बेकार का खर्चा करना। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी हो गई है। एक पैसा खर्च करने से पहले भी सोचना पड़ता है। तू ठंडे पानी से हाथ धो ले, जा खाना मैं बना लेती हूँ। नहीं माँ, आप और दीदी तो अभी थक कर आए हो, फिर चूल्हे चौकी में लग जाओगे। रहने दो, मैं कर लेती हूँ, बस रोटी ही तो पकानी है। कुछ ही दिन में तीनों माँ बेटी मिलकर खाना खाते हैं और अगले दिन कविता अपनी बेटी के साथ सेठानी के घर काम पर पहुँच जाती है। चंदा अपने कामों में लगी होती है। वहीं सेठानी का बेटा पंकज उसके आसपास ही बैठा रहता है और उसे घंटों घूरकर देखता है। चंदा को उसकी नजर कुछ ठीक नहीं लगती, इसीलिए वो अगले दिन तबीयत ठीक न होने का बहाना बनाकर काम पर नहीं जाती। पंकज को सुबह की चाय देने के लिए चंदा की जगह जब कविता आती है तो पंकज कहता है, अरे तुम चाय लेकर क्यों आई हो? तुम्हारी बेटी, मेरा मतलब चंदा कहाँ है? छोटे सेठ जी, वो बात ऐसी है कि मेरी बेटी की थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए वो आज काम पर नहीं आई। अचानक क्या हो गया तेरी बेटी को? सच में बीमार है या काम न करना पड़े इसीलिए बहाना बनाकर घर बैठ गई? नहीं सेठानी जी, आप तो जानती हैं मेरी चंदा कितनी मेहनती है। वो कभी बिना बात के छुट्टी नहीं करती। ठीक है, जा जा नाश्ते की तैयारी कर, तेरे सेठ उठ गए। ठीक है सेठानी जी। अगले दिन ना चाहते हुए भी चंदा को काम पर जाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो काम पर नहीं जाती तो उसकी छोटी बहन को उसकी माँ के साथ जाना पड़ता और वो नहीं चाहती थी कि उसके रहते हुए उसकी छोटी बहन काम करे। वो सेठानी के कमरे में सफाई कर रही होती है, पर तभी पंकज आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरा हाथ। अरे घबरा क्यों रही हो? मैंने तो बस तुम्हारा हाथ पकड़ा है, और दूर क्यों जा रही हो? मेरे करीब तो आओ। चंदा घबराई हुई थी, तभी पंकज उसके और करीब आकर जबरदस्ती करने लगता है, तो चंदा उसे धक्का दे देती है, जिससे कि वो टेबल से टकरा जाता है और टेबल पर रखा फूलदान जमीन पर गिरकर टूट जाता है, जिसकी आवाज सुनकर वहाँ सेठानी और कविता आ जाती है। तो चंदा रोते हुए कविता के गले लग जाती। क्या हुआ चंदा, तू रो क्यों रही है? हे भगवान, इतना महंगा फूलदान तोड़ दिया, नास पीटी। बेटा तू तो ठीक है ना? तुझे कहीं लगी तो नहीं? नहीं माँ, मैं तो ठीक हूँ। वो तो सेठानी जी, आपकी बेटी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। माँ, मैं सच कह रही हूँ। ए लड़की, क्या बकवास कर रही है तू? ये मेरे बेटे पर गलत इल्जाम लगा रही है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। क्यों पंकज? इससे पहले कि पंकज कुछ कहता, तभी वहाँ सेठ आ जाते हैं और पंकज के पसीने छूटने लगते हैं। मैं सच कह रही हूँ सेठ जी, इसीलिए ही मैंने उन्हें धक्का भी दिया। सेठानी, सेठ जी, मेरी बेटी इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। अरे ये सब क्या हो रहा है आखिर? अपने पति के वहाँ से जाने के साथ अपने बेटे की चुप्पी देखकर सेठानी समझ जाती है कि चंदा जो कुछ कह रही है वो सच है, लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए वो सेठानी चंदा पर ही चोरी का इल्जाम लगा दी। अरे चुप करने कम्मी, एक तो कमरे में आकर चोरी करती है, ऊपर से मेरे ही बेटी पर गलत इल्जाम लगा रही है। चोरी नहीं सेठानी जी, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं सच कह रही हूँ। मेरी बात का यकीन करो। आप क्यों झूठ बोल रही हैं? झूठ तो ये बोल रही है पिताजी। ये माँ के कमरे में चोरी करने गई थी। जब मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया तो ये उल्टा मुझ पर ही गलत इल्जाम लगा रही है। देखा जी, अब क्या हमारा बेटा हमसे झूठ बोलेगा? मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे घर में काम करने वाली तुम माँ बेटी ऐसी हरकत करोगी। सेठ जी, हमने कुछ गलत नहीं किया। मेरी बेटी ने कोई चोरी नहीं की है। हमारी बात का विश्वास कीजिए। इसका फैसला तो अब पंचायत में होगा।
इस मामले को सेठ गांव की पंचायत में लेकर जाता है, जहां सभी सेठ के परिवार का समर्थन करते हैं और सजा के तौर पर कविता और उसकी 2 बेटियों को गांव से निकाल दिया जाता है। मजबूर कविता अपनी बेटियों के साथ दूसरे गांव में जाकर रहने लगती है, जहां वो घर चलाने के लिए अपनी बेटियों के साथ एक चाइनीज ढाबे पर काम करने लगती है। तीनों ही पूरी मेहनत से ढाबे पर काम किया करती। कविता ढाबे पर आए लोगों को खाना परोसती, तो वहीं उसकी दोनों बेटी खाना बनाती और बर्तन साफ करने का काम करती। रोज चाइनीज खाने को बनता हुआ देखकर मीना ढाबे पर मंचूरियन बनाना अच्छे से सीख जाती। सब ठीक चल रहा था, लेकिन ढाबे के मालिक की नजर कविता की दोनों बेटियों के प्रति कुछ ठीक नहीं थी। एक बार मेरी चंदा के साथ जो हुआ, उसे मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ फिर से नहीं होने दे सकती। इस काम से ज्यादा मुझे मेरी बेटियों की फिक्र है। अपनी बेटियों की सुरक्षा के चलते कविता उस ढाबे से अपनी पगार लेकर काम छोड़ देती है और अपनी सालों की जमा पूंजी से एक खेत खरीदती है, जिसमें वो अपनी बेटियों के साथ मिलकर फूल गोभी की खेती करती है। अच्छी फसल होने पर वो कुछ फसल मंडी में अच्छे दामों पर बेच देती है, तो वहीं कुछ फूल गोभियों से मीना चाइनीज मंचूरियन बनाती है और अपनी माँ और बहन को खिलाती है। ये तो बहुत ही अच्छे मंचूरियन बनाए हैं तूने मीना। हाँ बेटी, ये बहुत स्वादिष्ट है। माँ, मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं मंचूरियन बनाकर बेचना शुरू कर दूं। ये तो अच्छा विचार है, मैं भी इसमें तेरी मदद करूंगी। अब एक तरफ वो फूल गोभी की खेती किया करती, तो वहीं दूसरी तरफ मीना और चंदा मंचूरियन बनाकर बेचने लगती हैं। लोगों को उनके बनाए मंचूरियन बहुत पसंद आते हैं और धीरे धीरे फूल गोभी की खेती और मंचूरियन बेचकर वो अच्छी खासी कमाई करने लगते हैं, जिससे और कुछ समय बाद ही एक अच्छा सा घर खरीदते हैं, साथ ही मंचूरियन की दुकान भी बड़ी कर लेते हैं। इस तरह तीनों माँ बेटी अपनी मेहनत और कड़े संघर्ष से अपनी आर्थिक स्थिति को पटरी पर ले आते हैं और एक